Hello student, welcome back to Matty Zeta 24/7. This is Tanita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट आज के इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, फिर एक नया पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। नया तो नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर इसमें क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नया है क्योंकि हम जो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें पीवाईक्यूज एक अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। पीवाईक्यूज को करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी पता चल जाती है। ठीक है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी स्ट्रेटजीज हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चल जाती है, ये हमें चलती हैं पीवाईक्यू से। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एज इट इज जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज इट इज आपके इस बार भी आने वाले हो। नहीं पता, हो सकता है कि आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जो कि हम करेंगे सेकंड नंबर का पीवाईक्यूज। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोगों को पीवाईक्यू हम करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है आपको इस चैनल से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा साथ में, ताकि जब जब हमारी वीडियोज आती रहे तब तक आपको प्रायर नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अनीता मैम की तरफ से एक मोटिवेशन कोट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या करेंगे, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम में वही टॉप करेगा जिसने की होगी मेहनत से तैयारी। ठीक है, तो आपको मेहनत से अपनी तैयारी करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी को एकदम फोड़ कराना है। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, देखिए 2023 का है, ये आपका सेट नंबर 1 है। ठीक है, 61-1 करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस जो दी होती है बच्चे, आपको ध्यान से पढ़ना होता है ना। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है, कितनी वर्ड्स लिमिट्स में लिखना है। तो ये सारी चीजें हमें इंस्ट्रक्शन से पता चलती हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपको 5 जो है क्या दिए होंगे, 5 आपको सेक्शंस दिए होंगे, A B C D E करके। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कि कैरी करेंगे आपके टोटल 21 मार्क्स। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको क्या करने हैं, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका कितने 3 मार्क्स को कैरी करेगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन जो सी में आता है वो आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो कि 28 से 30 यानी कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका हर क्वेश्चन कैरी करेगा 8 मार्क्स को। ठीक है, और उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे 31 से लेकर 33 तक, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। फिर लास्ट में सेक्शन ई में जब हम आएंगे तो वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि होगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, देखो यहां पर साफ लिखा गया है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में और वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर भी आपको और मिल जाए ना, इसका मतलब ये या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से आता है वो करना है, या फिर नीचे वाला अच्छी तरीके से आता है वो आना है, वो करना है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छी तरीके से आते हैं आपको उसको और में से एक करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैम ने कहा था कि सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं, और वाले में एक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा ये सिलसिला। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्टेट इज राखीगढ़ी एन एंशिएंट साइट ऑफ द हड़प्पा कल्चर लोकेटेड। राखीगढ़ी कहां पर है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए होंगे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर राजस्थान में। लड्डू सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही है ना। तो इस लड्डू से क्वेश्चन का लड्डू सा आंसर हम कर देते हैं। तो ये कहां पर है, राखीगढ़ी बच्चे हरियाणा में। ठीक है, कहां पर है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये बुक किसने लिखी, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, R.D. बनर्जी, D.R. साहनी, S.N. रॉय या फिर बेबीलाल। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा S.N. रॉय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्तूप की संरचना की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हो तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो जो कि स्तूपा का एक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि स्तूपा का जो स्तूप जो बनाया गया उनमें से एक, इसमें से उसका स्ट्रक्चर नहीं माना गया है। तो बताना है, क्या स्तूपा में हर्मिका होती है, बिल्कुल होती है। छतरी होती है, बिल्कुल होती है। गर्भगृह होता है, बिल्कुल नहीं होता। गेटवे होता है, बिल्कुल होता है। तो नहीं पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गर्भगृह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गर्भगृह।
नेक्स्ट पर बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। आपको उस कैरेक्टर, महाभारत के उस कैरेक्टर का नाम बताना है, उस रोल का नाम बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये जो फॉलोइंग, ये जो दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको बताना है, उस कैरेक्टर का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है शी बिलोंग टू द राक्षस क्लान, ठीक है, वो राक्षस वंश से बिलोंग करती थी। शी वॉज मैरिड टू भीम, अब तो समझ गए होंगे ना, भीम से उसने शादी की थी। शी वॉज द मदर ऑफ घटोत्कच, और वो घटोत्कच की मदर भी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, भिलनी, सुभद्रा, ठीक है, द्रौपदी या फिर हिडिंबा। आंसर विल बी हिडिंबा। देखो कितना लड्डू का क्वेश्चन है ना, तो घबराना नहीं है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो ऐसा ही आएगा, इजी ही आएगा, ठीक है। हिडिंबा इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रीबिल्ट द सुदर्शन लेक। ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है, सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान किसने करवाया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदमन। बाकी 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, श्री सातकर्णी, ठीक है, शक्सेन या फिर श्री विजय सातकर्णी या फिर रुद्रदमन। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रुद्रदमन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच द स्टेट ऑफ द इंडिया इज द 5th century टेम्पल देवगढ़ सिचुएटेड। ठीक है, देवगढ़ जो टेम्पल है बच्चे, आपको बताना है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस स्टेट में इज द 5th century टेम्पल, जो कि 5th century में एक टेम्पल बनाया गया था जिसका नाम था देवगढ़। तो वो कौन से स्टेट में पड़ता है, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब द मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड द ऑफिशियल। इतना लड्डू सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने सबसे पहले अपने जो भी उनको मैसेज कन्वे होता था उसको शिलालेखों पर, कॉपर प्लेट पर, यानी कि मैसेज को कन्वे करना स्टार्ट किया। तो ये कौन थे, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त था या फिर समुद्रगुप्त, अशोका या फिर बिंदुसार। लड्डू सा क्वेश्चन का लड्डू सा जवाब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अशोका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अशोका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो ही वॉज द मोरक्को ट्रेवलर इन टू इंडिया, बिल्कुल सही है, ये तो है ही। ही वॉज हिज बुक ऑफ ट्रेवल्स इज नोन एज द बादशाहनामा। क्या उनकी बुक का नाम बादशाहनामा था? मैम बिल्कुल नहीं था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था। चलो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई और गलत ही पूछी थी, तो इसकी बादशाहनामा बुक ना हो करके कौन सी बुक थी इब्न बतूता की, रहला, ठीक है। कौन सी बुक थी बच्चे, रहला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं पूछी थी, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हिंदी में भी क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नीचे 2 कथन आपको दिए गए, स्टेटमेंट दी होगी जिसमें एक असर्शन होगा, दूसरा रीजन होगा, तो आपको बताना है। तो जो फ्रैंकिस बर्नियर था, मुगल बादशाह को क्रूर राजा कहा था, क्रूर रूलर कहा था, बिल्कुल कहा था, क्योंकि उसने जो मुगल रूलर हैं तो उन्होंने फ्रांस के या यूरोप के रूलर्स के साथ जब उसको कंपेयर किया तो उसको बहुत ही बर्बेरियन टाइप में कहा, बैगर्स राजाओं का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भिखारियों का राजा कहा, कुछ इस तरीके से। तो राजकीय भूस्वामित्व इसका कारण था, ठीक है। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मैं आपको इसका इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्रैंकिस बर्नियर कॉल्ड द मुगल किंग इज द कॉल्ड ऑफ बर्बेरियंस, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा, ये हमारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्राउन ऑनरशिप के जरिए, तो उन्होंने कहा, किसने, फ्रैंकिस बर्नियर ने कहा कि इंडिया में लोगों को ना फार्मिंग के लिए उनको खुद की लैंड नहीं दी जाती, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, तब वो उन पर कल्टिवेशन करते हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन निकलता है वो गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग ना बिल्कुल अनइंटरेस्टिंगली काम कर रहे थे अपनी लैंड पर, है ना। तो बस वो एक तरीके से कहते हैं ना, खाना पूर्ति करना या फॉर्मेलिटीज करना, इस तरीके से काम कर रहे थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा इसका ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आपको बताना इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था, तो ये तो गलत हो जाएगा। फ्रैंकिस बर्नियर कहाँ का था, ये फ्रेंचमैन था, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फ्रैंकिस बर्नियर का नाम एफ से स्टार्ट होता है ना, पूरा नाम उसका फ्रैंकिस बर्नियर था, तो ये कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। तो फ्रांस के लोगों को क्या कहा जाता है, फ्रेंचमैन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखो इतने लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट आ रहा है ना कि तुम लोग कर लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे।
Two statement assertion or reason are given below. Read them carefully and answer the questions that follow. तो मीराबाई वॉज द वुमेन पोएट ऑफ द निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। तो मीराबाई जो थी वो निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन की क्या थी, मीराबाई निर्गुण भक्ति की थी। निर्गुण भक्ति पहले क्या होता है सुनो, निर्गुण भक्ति वो होता है जिसे मूर्ति पूजा नहीं की जाती। मीराबाई तो कृष्ण की मूर्ति बना करके उनको वर्शिप किया करती थी ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर द सेंचुरीज। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि वो जो है युगों युगों तक मतलब एक विमेन के लिए भी और एक भक्ति जो पोएट संत होते हैं तो वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ए गलत है और आर सही है। इसमें देखेंगे ए इज करेक्ट, आर इज ट्रू नहीं, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। जो आंसर होगा वो होगा डी, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हाँ, ये बताना है आपको, निम्नलिखित को काल के क्रमबद्ध आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। इनको क्या करना है बच्चे, इनको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज में आपको सबसे पहले क्या करना है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरिकृष्ण देव, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव, ठीक है। ये आपको कोड्स दिए गए हैं, तो इन कोड्स की सहायता से आप अपने आंसर्स की पुष्टि करेंगे, मतलब आप अपने आंसर को देंगे। तो सबसे पहले क्या गुरु गोविंद सिंह आए थे, नहीं बच्चे, पहले सबसे पहले तो गुरु नानक जी थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, तो इसमें आ गया 4 आपका। तो अगर हमें एक ही में आंसर मिल रहा है तो हम बाकी को क्यों बाद में करें, है ना। तो ये आंसर हो गया आपका 4। देखो पहले कौन आए थे, पहले तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, है ना, तो पहले नंबर पर आ गया 4। उसके बाद में 2, तो इसके बाद इनके बाद में कौन आए थे, गुरु नानक देव जी के बाद में कौन आए थे, अर्जन देव। अर्जन देव के बाद में कौन आए थे बच्चे, आए थे गुरु गोविंद सिंह, और फिर बाद में आए थे हरकृष्ण देव, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से विजयनगर के वंश की पहचान कीजिए। इतना लड्डू सा क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का कौन से वंश से बिलोंग करते थे। मैंने ट्रिक बताई थी ना, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिखकर बताओ जरा, कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने जिसके बिहाफ पर आप विजयनगर के डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। और हर बार, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लगा लो कि सीबीएसई प्लस एनटीए का ये पेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संगम। आपने बिल्कुल सही जो है गैस किया। इन्होंने हीरिया नहर का निर्माण करा, ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश था, ठीक है। तो सबसे पहला वंश था, तो ये पूरी की पूरी इसकी जो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं उसको, संकेत या पूरी की तरफ इशारा जो है वो संगम डायनेस्टी की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, SSTA। अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, आपको नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो विजयनगर पर जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी ना, ये मैं कर देती हूँ विजयनगर डायनेस्टीज, ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी। तो पहली डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। उसके बाद सलुआ डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी, ठीक है, तुलुआ डायनेस्टी, और फिर अराविदु डायनेस्टी। क्या थी बच्चे, अराविदु डायनेस्टी। मतलब क्या करना है आपको, मेरा नाम क्या है, अनीता मैम, है ना। अनीता मैम क्या पढ़ाती है, SST पढ़ाती है। तो बस इस तरह से याद करना है, SSTA अनीता मैम। हो गया खत्म, ठीक है। चलिए, अकबर के शासनकाल में जमीन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा सबसे अच्छा माना जाता था। पोलाज था, परौती था, चहर था, या फिर बंजर था। बंजर तो हो नहीं सकता, तो बंजर को तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। पोलाज था, परौती था, चहर था, या फिर ये था। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चहर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चहर, ठीक है। पोलाज भी ठीक था, परौती भी ठीक था। अब मैं क्या करती हूँ, इनको फटाफट फटाफट से आपको देख लेती हूँ। भाई एक आधा आंसर तो तुम भी दोगे ना, तो फटाफट फटाफट से आंसर करो जरा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर करो बच्चे। कोई बात नहीं, गलती होती है तो कोई बात नहीं ना, गलती होती है तो कोई बात नहीं। गुड, नहीं हो गया, हाँ हाँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चहर इज द करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है। तो चहर में क्या होता था,
परोती हो गया, पोलाज हो गया, चहर हो गया, बंजर हो गया। अब बंजर में तो कोई कल्टीवेशन हो नहीं सकती है ना, बंजर में तो कोई कल्टीवेशन हो नहीं सकती है। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थित बारी, अब ये इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा आंसर, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था बंगाल में, ठीक है। तो ये आ गया आपका थॉमस मुनरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, या फिर आपका विलियम बेंटिक, या फिर हेनरी हार्डिंग्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था, कहां पर बच्चे, बंगाल के अंदर, ठीक है। और मुनरो को आ जाता है, तो थॉमस मुनरो ने क्या किया था, ये आपका जो माहलवाड़ी सिस्टम है ना, ये लागू किया था। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, तो इंग्लिश आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो इंग्लिश थे इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस इंडिया के अंदर ओपन करवाए, बिल्कुल सही था। दे स्टैब्लिश लॉ टू अबॉलिश द सती सिस्टम, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया था। दे परमिट नॉट विडो रिमैरिज, तो क्या उन्होंने विडो रिमैरिज के परमिट को पास नहीं किया था, उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सिस्टम जो है वो ठीक है इंडियन के हिसाब से, तो हम इंडिया के साथ हैं, तो ये विडो रिमैरिज का जो एक्ट है उन्होंने पास नहीं किया था, ये गलत है बच्चे। जबकि वो तो चाहते थे कि विडो जो है वो दोबारा शादी कर सकती है, इसमें बोला है कि नहीं कर सकती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका ये क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये देखो इतना लड्डू सा क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करी, तो किसने न्याय की मांग करी, किसने न्याय की मांग करी, हंसा मेहता ने, ठीक है, किसने मांग करी बच्चे, हंसा मेहता ने। तो फटाफट से क्या करोगे, हंसा मेहता पर क्या करोगे, आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट पर जैसे मूव ऑन करेंगे, तो निम्नलिखित में से सही आपको क्या करना है, सही मैच करना है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच नहीं करना, बस ये करना है कि आपको जो 2 कॉलम दिए गए इनमें से कौन सा सही मैच्ड है, ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नहीं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के वकील थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताविका उन्होंने पास किया था, नहीं। तो बी आर अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इसका हिंदी में समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को क्या करेंगे हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे किसके, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एस एन रॉय कर सकते हो, वो आप बी एन रॉय, ठीक है, बी एन रॉय कर सकते हो, तो बी एन रॉय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लॉयर थे, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चे होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच, इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ये तो मैच हो नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो झांसी बहादुर शाह
झांसी से कौन? बहादुर बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है। आरा से राजा कुंवर सिंह, बिल्कुल सही। आरा बिहार से राजा कुंवर सिंह लीड कर रहे थे बच्चे 1857 के रिवोल्ट को। दिल्ली से वाजिद अली शाह, नहीं, बहादुर शाह जफर थे। और अवध से कौन थे? अवध से थे वाजिद अली शाह, ठीक है, यानी कि उनका छोटा बेटा था कौन? ब्रिजेश कादिर, वो उनको लीड कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्टली मैच पूछा गया था, तो करेक्टली मैच आंसर क्या हो जाएगा? आरा बिहार से राजा कुंवर सिंह जो है वो उनको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, तो आइडेंटिफाई द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। ही वाज अ फिजिशियन, तो आपको बताना है कौन इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर्स के बारे में बताना है कि वो जो है बाय प्रोफेशन क्या था? एक वो फिजिशियन था, ठीक है। वाज अ फिजिशियन ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली, सर्वे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन्होंने बंगाल को सर्वे किया था। ही एस्टैब्लिश्ड द जू इन बंगाल। तो कर्नल मैकेंजी, जॉन मार्शल, मार्को पोलो या फिर फ्रैंकिस बर्नियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, बुकानन। तो आंसर हो जाएगा आपका बुकानन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकिस बुकानन इज द करेक्ट आंसर। बच्चे फ्रैंकिस बर्नियर एक अलग है और बुकानन एक अलग है, ठीक है। ये वही होगा जो इंडिया में आएगा काम की तलाश में, ठीक है। और इस तरीके से ये बुकानन जो है वो एक फिजिशियन भी था। किसका फिजिशियन था? लॉर्ड वेलेस्ली का, है ना, डॉक्टर था ये, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब हमारे ना 21 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज वाले खत्म हो गए, यानी कि हमारा सेक्शन ए जो है वो ओवर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें कि हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर। तो फर्स्ट है, हड़प्पाई शहरों की जल निकास प्रणाली शहरी नियोजन का संकेत किस प्रकार देती है? आपको करना है इसका सही आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे? Explain how the drainage system of Harappa city indicate the own planning. Explain why the seals and ceilings were used in Harappa. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो कल भी पूछा गया था एक क्वेश्चन पेपर में, और आज भी पूछा गया है। हमने एक नया क्वेश्चन पेपर पे देखा, उसमें भी। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला तो नहीं पूछा था, ये वाला मैंने बताया था आपको, सील्स और सीलिंग वाला जाकर के कल वाली वीडियो में देखिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाले पीवाईक्यूज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको देख लेते हैं। हाउ द, तो दोनों में से एक करना है आपको, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें और होना बीच में ऑप्शन, तो आपको एक करना है। तो ड्रेनेज सिस्टम हर बार पूछा जाता है, हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम जो है। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या करेंगे हम? ज्यादा नहीं आपको देना, पूरा का पूरा आपको नहीं बताना है, इसकी वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? इसका आंसर देना है। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पा का बहुत ही प्लान तरीके से उसको बनाया गया था, है ना। तो ये क्या होता था? जैसे मान लो ये स्ट्रीट होती थी, ठीक है, स्ट्रीट होती थी, तो स्ट्रीट के ना दोनों तरफ क्या होते थे? घर बने होते थे इस तरीके से, ठीक है, घर बने होते थे ऐसे, ठीक है। और ये कंपलसरी कर दिया गया कि हाउस की वॉल जो होगी, एक वॉल जो होगी वो स्ट्रीट के साथ में लगी होगी, है ना। हाउस की एक वॉल जो होगी, हाउसेस की एक वॉल स्ट्रीट के साथ में लगी होगी, ऐसे इस साइड में लगी होगी, ऐसे इस साइड में लगी होगी। और इस वॉल के साथ साथ में एक क्या बनाया जाएगा? नाली बनाई जाएगी, यानी कि ड्रेन निकाले जाएंगे इनके यहां से। तो घरों का जितना भी वेस्ट वाटर होता था, ठीक है, वो सारा का सारा नालियों के जरिए और जाकर के वो जो मेन होल होता था वहां पर वो उसको ड्रेन कर देते थे। तो ऐसे ही यहां पर भी इस तरफ से भी जो घरों का ड्रेन, जो वेस्ट वाटर होता था, आकर के जो बाहर दूर कहीं मेन होल बनाया जाता था उसमें आकर गिर जाया करता था। तो इससे क्या होता था? देखो, आने जाने वालों को कहीं प्रॉब्लम भी नहीं हुई, स्मूथ तरीके से पानी फ्लो करता रहा, ठीक है। और इन नालियों को, इन ड्रेन्स को क्या है, वो वुडन स्लैब से, ठीक है, वो वुडन स्लैब से या फिर स्टोन स्लैब से इनको क्या किया जाता था? इनको कवर किया जाता था, ठीक है। कवर का मतलब है इनको ढका जाता था, ठीक है, कवर्ड होती थी ये, ताकि जो भी कूड़ा करकट होता है वो नाली के अंदर ना जाए और पानी जो है वो स्मूथली फ्लो करता रहे, कहीं पर रुके ना, ठीक है। स्लोपिंग एरिया में इसको बनाया जाता था, तो ऐसा भी नहीं था कि प्लेन ऐसा, थोड़ा सा उसको स्लांट में कर दिया करते थे इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा झुकी हुई इस तरीके से वो कर देते ताकि पानी जो है वो कहीं पर रुके ना। तो बस इसको इतना ही डिफाइन करना है। नेक्स्ट में करेंगे हम, ठीक है। सील्स और सीलिंग आपको पता है, सील्स क्या होती है? मोहरें होती हैं। सील्स क्या होती हैं? मोहरें होती हैं। और इन मोहरों, और सीलिंग क्या होती है? सीलिंग होता है एक तरीके से आप कर सकते हो कि पैकिंग होती है, ठीक है, इसको हम पैकिंग बोल सकते हैं। तो जैसे पैकिंग को क्या करते हैं? अच्छी तरीके से उसको हर जगह से सील कर देते हैं, कवर कर देते हैं ना, तो बस इसी को सीलिंग बोला जाता है। तो सील्स जो होती थी वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो कम्युनिकेशन करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो वो दूसरे देशों के साथ जब वो व्यापार किया करते थे
तो इसमें मोहरों का यूज किया करते थे और मोहरें अपने उसी वेलविशर को दिया करते थे जिन पर इनको विश्वास होता था कि हाँ भाई ये हमारा काम ठीक से करेगा। तो क्या होता था, एक बैग में उनको भर दिया करते थे, कोई भी वैल्यूएबल आइटम हो गया उसको एक बैग में भर करके, इस तरीके से बैग में भर के, और उसको क्या करते थे, ऊपर जो इसका माउथ होता है उसको गीली मिट्टी से उसको रैप कर देते, मतलब रैप करने के बाद उस पर गीली मिट्टी का लेप लगा दिया करते थे माउथ पर, है ना। उसको उस पर जो है वो सेंडर क्या करता था, अपनी स्टैंप वहां पर लगा दिया करता था गीली मिट्टी पर। फिर इसको 2 या 3 दिन तक सन ड्राइड किया जाता था और फिर उसके बाद में इस पैकेट को जो है वो अपने कोई भी इनका जो वेलविश मतलब वो होता था, क्या बोलेंगे, इनका रिलायबल पर्सन होता था जिस पर विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे, जा करके वो दूसरे पर्सन को देकर आते थे। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो क्या था, सील्स और सीलिंग का सिस्टम था। राइट बच्चे, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हाउ इज महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों बोला जाता है, इसका क्या रीजन है वो बताना है आपको। देखो महाभारत है ना, वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट क्या है, एपिक है ना, ग्रंथ है जिसको बोलते हैं। तो इसको ना सिर्फ संस्कृत में, ना सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में, बल्कि दुनिया की लगभग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, इसलिए इसको डायनेमिक टेक्स्ट बोला जाता है। इसमें रीडर को पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में, एक चीज के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि अलग अलग इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, सोसाइटी में रहने वाले लोग रहते थे, जो 4 वर्णा में जो वर्ण सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी में जो डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सभी का इसमें वर्णन किया गया है, ना सिर्फ राजा और प्रिंस का, ना सिर्फ फैमिलीज का, बल्कि मैरिज वगैरह का भी इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये रीडर को ना एक बहुत अच्छी नॉलेज देती है, इसलिए इसको एक डायनेमिक टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर दोगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वुमेन डिवोटीज इन द ट्रेडिशन ऑफ द अलवराज एंड नैनाज। देखो पहले ना क्या किया जाता था, वुमेन्स को बिल्कुल ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। पहले ये माना जाता था कि वुमेन को क्या करना है, वुमेन का काम है सिर्फ घर के जो है वो घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली की देखभाल करना, यही काम है। तुम्हारा क्या काम है भक्ति वगैरह का, ठीक है, तो तुम अपने घर में ही काम करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, ठीक है। तो अब देखो चाहे फीमेल है या मेल है, अब सबका मन तो करता है ना कि वो भी तो भगवान की भक्ति करें, ठीक है, वो भी तो अपने इस जन्म को और अगले आने वाले जन्म को, या फिर अपने कर्मों को, या फिर जो भी उन्होंने छोटी मोटी गलतियां करी है माफी मांगे, तो कुछ ना कुछ मतलब भक्ति का तरीका होना चाहिए उनके पास भी, है ना, कुछ ना कुछ भक्ति का जो एक आइडिया है या जो सिस्टम है, तो उनके लिए क्यों बंद किया गया, बाकी के लिए क्यों ओपन किया गया है, ठीक है। तो ये जो अलवराज और नैनार थे, ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां पर आते हैं, ये आते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। ये 2 समुदाय बनते हैं, ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो भक्ति मूवमेंट है तो ये कब से कब तक स्टार्ट, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक ये क्या चला था, भक्ति मूवमेंट चला था। इसमें अलवराज और नैनार ने क्या किया था, जिनको डिप्राइव किया गया था ना, डिप्राइव का मतलब होता है जिनको भक्ति से दूर रखा गया था कि तुम्हें भक्ति नहीं करनी है, शूद्रों को बहुत दूर रखा गया था कि तुम्हें वेद पुराणों को नहीं पढ़ना है, भक्ति वगैरह नहीं करनी है, बस अपने से ऊपर से 3 कैटेगरी को ही तुम्हें अपनी सर्विसेज देनी है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, ऐसे ही वुमेन्स को बोला गया था, ठीक है। तो अब ये जो अलवराज और नैनार्स आएंगे, ये एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे भक्ति का, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम को सबसे पहले क्रिटिसाइज करेंगे, है ना, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे कि क्यों ऐसा होता है ना। तो ये लोगों के लिए ना एक तरह से भक्ति के मार्ग ओपन कर देते हैं, भक्ति के रास्ते लोगों के लिए खोल देते हैं। जिनको डिप्राइव किया गया था वो लोग भी इनके फॉलोवर्स बनने लगते हैं। ये गांव-गांव, गली-गलियों में जाकर के लोगों को भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताते थे। इनकी पोम्स होती थी, इनकी जो सिंगिंग्स होती थी, भजन जो भी होते थे, इनके प्रेयर वगैरह होती थी, तो ये लोगों को गा गा कर सुनाते थे। अब लोग इनको सुन करके अट्रैक्ट हो जाते थे और इस तरीके से अलवराज और नैनार्स में ये भक्त बन गए थे, उनके फॉलोवर्स बन गए थे। अब क्वेश्चन आता है, मैम ये अलवराज कौन होते हैं, मैम ये नैनार्स कौन होते हैं। अलवराज जो थे वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, ठीक है। अलवराज कौन थे, लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, और जो नैनार्स थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे। यानी कि लोग ये जो नैनार्स जो भक्त थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे, लॉर्ड शिवा के भक्त थे, ठीक है। और जो अंडाल थे ये लॉर्ड विष्णु के। अब अंडाल में एक अलवराज थे, ठीक है, इनकी एक पोएट सन थी, फीमेल पोएट सन थी, जिसका नाम क्या था, अंडाल था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, अंडाल। और ऐसे ही नैनार्स में एक पोएट सन थे जिसका नाम था करियक्कल अम्मैयर, ठीक है, करियक्कल अम्मैयर, ठीक है, अम्मैयर।
तो ये क्या थी, ये दोनों ही फीमेल थी, अंडालबी और ये करियक्कल अम्मैयर भी। इन्होंने फीमेल के लिए भक्ति के रास्ते ओपन किए, है ना। तो भक्ति वो भी कर सकती है। इन्होंने कहा कि फीमेल को अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो घर में अपने फ्री टाइम में भी भक्ति कर सकती हैं, लेकिन इनको इसके लिए साध्वी बनने की या जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको लीड किया और फीमेल के लिए, वुमेन के लिए भक्ति के दरवाजे हमेशा के लिए ओपन कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा सारा। हाउ डिड द चिश्तीज अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज। अब या तो आपको ये करना है या आपको ये करना है। हाउ डिड द चिश्तीज अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो ये जो चिश्तीज हैं, ठीक है, अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज। देखो लोकल लैंग्वेज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोग जो है उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब आपको मैं हिंदी में समझा रही हूँ, इंग्लिश में समझा रही हूँ, दोनों भाषाओं में आप समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। अगर मान लो यही कोई जो आपको क्वेश्चन पेपर है, यही कोई आकर कोई फ्रेंच टीचर जो आपको समझाए या कोई जापानीज है या फिर अदर लैंग्वेज आपको समझाए, तो वो समझ में नहीं आएगी। तो लोगों की लोकल लैंग्वेज में अगर उनको कोई बुक मिलती है, बुक जो उनके लोकल लैंग्वेज में लिखी होगी, या उनको कोई समझाने वाला कोई प्रीच कर रहा है, उसको कोई उपदेश दे रहा है, कोई समझा रहा है, तो अगर लोगों की लोकल लैंग्वेज में उनको समझाया जाए तो लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो चिश्तीज थे ना, ये लोगों की लोकल लैंग्वेज में उनको समझाते थे और ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके कैसे आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द अल बरूनी किताबुल हिंद। ठीक है, एक तो क्वेश्चन का आंसर हमें यही मिल गया कि अल बरूनी की बुक का नाम क्या था, किताबुल हिंद, या किताबुल हिंद किसने लिखी थी, तो अल बरूनी ने। तो आपको बताना है कि अल बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में जो है क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि किताबुल हिंद को अल बरूनी ने टोटल 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। टोटल जो है 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। इसमें इंडिया के हर पहलू से रीडर को वाकिफ करवाया गया है। रीडर को मतलब एक तरह से इंडिया की क्लियर पिक्चर मिलती है, इंडिया के फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में, इंडिया के रिलीजन्स के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया एस्ट्रोनॉमी थे, एल्केमी थे, तो काफी सारी चीजों के बारे में इसमें 80 चैप्टर्स में इसने डिफाइन किया है अल बरूनी ने किताबुल हिंद में। ठीक है, और इसने काफी इंडिया को जो है अप्रिशिएट किया है, प्रेज किया है। तो इस तरीके से क्या कर दोगे आप, 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे, दैट्स इनफ। How did the American Civil War 1867 affect the life of the रैयत of India? ठीक है, रैयत किसको कहा जाता है बच्चे, रैयत कहा जाता है पीजेंट्स को। रैयत किसको कहा जाता है, पीजेंट्स को। ठीक है, तो ये जो पीजेंट्स थे, किस तरीके से इनकी लाइफ अफेक्ट होती है जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। तो अमेरिका में सिविल वॉर कब हुआ था, 1861 में। खत्म कब हुआ था, 1865 में। अब ऐसी क्या चीज होती है 1861 में जब सिविल वॉर अमेरिका में छिड़ गया था, इससे इंडियन रैयत को, इंडियन पीजेंट को किस तरह की उनकी लाइफ अफेक्ट की। तो इंडिया के अच्छे दिन आ गए थे, पीजेंट्स के अच्छे दिन आ गए थे, इंडियन पीजेंट्स के। कैसे मैम, ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। क्या होता था कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड होता था, ठीक है, ब्रिटेन जो होता था, वो अमेरिका से कॉटन सप्लाई करवाता था, इंपोर्ट करवाया करता था, है ना। अमेरिका की कॉटन जो थी वहीं से ही वो इंपोर्ट करवाया करता था, क्योंकि मानते थे कि अमेरिका की कॉटन बहुत अच्छी है। ठीक है, अब तक इंडियन कॉटन के बारे में उनको नहीं पता था। तो जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई 1861 में, तो अमेरिका में तो सारी जो फैक्ट्रीज, जो वर्कशॉप होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, कंपनीज होती, वो तो शटडाउन हो गई। अब वो कहां से क्या करवाएंगे, अब वो कॉटन कहां से इंपोर्ट करवाएंगे। फिर उनको लगा कि यार इंडिया में भी तो दी बेस्ट क्वालिटी की मिलती है कॉटन, तो क्यों ना हम इंडिया पर अपना लक आजमाएं। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया से ये जो कॉटन है इसको सप्लाई करना स्टार्ट करा दिया। अब जब इंडिया के कॉटन की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि किसान अपने खेतों में कॉटन को ग्रो करेगा। तो आए कि नहीं इंडिया के पीजेंट्स के अच्छे दिन, बिल्कुल आ गए। ठीक है, तो इस तरह से उनकी लाइफ जो है अफेक्ट करती है। लेकिन जैसे ही 1865 में ये इनका सिविल वॉर जब खत्म हो जाता है, फिर से इंडिया के बुरे दिन आ जाते हैं। जिन्होंने डेप्ट लिया था, जो इस उम्मीद में थे कि अब तो हमारा काम अच्छा चल रहा है, तो अब हम बाहर से पैसा उठाते हैं, तो अगर फसल अच्छी होगी, हमें अच्छे दाम मिले, तो हम इसका पैसा चुका देंगे। लेकिन क्या पता था कि जब 65 में ये जो सिविल वॉर बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से अब उन्होंने जो लोन लिया था, अब बुरी तरीके से वो उसमें फंस चुके थे, यानी कि वो ऋणी हो चुके थे, डेप्टर हो चुके थे। अब उनको अपने पैसे चुकाने के लिए, उसको रीपे करने के लिए अपनी ज़मीनों को गिरवी रखना पड़ा, या अपनी ज़मीनों को उनको देना पड़ा, और वो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए आर्ट एंड लिटरेचर हाईलाइट है ना, इजी।
देखो सारी चीजें आपको कैसे बताई जा रही है, तो बस आपको भी अपनी वर्डिंग्स में ऐसे ही लिख देना है। कोई नहीं देखता बच्चे आपकी वर्डिंग्स, मतलब आपने क्या लिखा है, एक एक वर्ड को कोई नहीं पढ़ता, इसलिए रेलिवेंट आंसर लिखो, उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं वो सारा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर्ट एंड लिटरेचर हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लक्ष्मीबाई, सपोर्ट एंड द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। आर्ट एंड लिटरेचर किस तरीके से जो है हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। आपने एक पोएम शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी, क्लास 6th में या 7th में पढ़ी होगी ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के संग सुन्नी हमने एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पोएम सुनी थी ना? अगर सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना। ठीक है, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के, ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि उनके बैनर्स, उनकी पिक्चर्स, देखो कितनी बहादुरी से लड़ी, उनको फाइट करते हुए दिखाया गया है। पीछे उन्होंने अपने बेटे को जो है वो अपनी कमर से बांधा हुआ है, किस तरीके से अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर वो कितनी बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लड़ती है ना। इतनी बहादुरी से तो कोई राजा भी नहीं लड़ा होगा, जो मेल राजा होता है वो भी नहीं लड़ा होगा जितनी बहादुरी से ये फीमेल, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी, है ना। तो उनके जगह जगह पर इस तरीके से बैनर्स लगते हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है कि देखो जब एक फीमेल होकर के वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ सकती है, तो तुम तो मेल हो, तुम राजा हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं लड़ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा तुम 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी इन ब्रिटिशर्स को यहां से भगा सकें। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल देकर के लोगों को इंस्पायर किया गया, उनको आइडियल बनाया गया कि देखो ये तुम्हारी आइडियल है, ये तुम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि जब ये ऐसा काम कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उनको क्या किया गया, इंस्पायर किया गया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इजी भी लग रही होंगी, है ना। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अब आ गए हम सेक्शन सी पर। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हमारे, एमसीक्यूज भी हो गए। अब हम करते हैं क्या, हम करते हैं अब जो है लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, द स्तूपा एट सांची इज अमंग द बेस्ट प्रिजर्व द मॉन्यूमेंट ऑफ द अर्लीस्ट टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्तूपा एट सांची इज अमंग द, तो देखो स्तूपा किसको बोला गया है, जहां पर गौतम बुद्ध के बॉडी रेलिक्स रखे गए थे, है ना। तो स्तूपा एंड सांची इज अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ द अर्लीस्ट टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सांची स्तूपा को प्रिजर्व किया गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों इसको जो है संरक्षण दिया गया, ठीक है, क्यों इसको प्रिजर्व किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों ऐसा किया गया, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो सांची स्तूपा जो है कहां पर है, सबसे पहले आपको लिखना है कि सांची स्तूपा जो है वो भोपाल में है, सांची कनखेड़ा जिसको बोलते हैं, भोपाल में है। ठीक है, भोपाल की बेगम ने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में काफी सारा डोनेशन दिया। ठीक है, भोपाल की बेगम का क्या नाम था, भोपाल की बेगम का नाम था सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, क्या नाम था, सुल्तान जहान बेगम। ठीक है, तो सुल्तान जहान बेगम ने, सुल्तान जहान बेगम, ठीक है, सुल्तान जहान बेगम, तो इन्होंने और इनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहान बेगम, और वो इनकी जो सक्सेसर थी, यानी कि इनके बाद की जो कौन थी, जो रूलर थी, वो आकर के उन्होंने आकर के सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में काफी सारा डोनेशन दिया। ठीक है, क्यों दिया डोनेशन, क्या रीजन था कि यूरोपियन जो थे ना, वो सांची स्तूपा को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल बना हुआ था। सांची स्तूपा इतना ब्यूटीफुल नहीं था, लेकिन उसका जो बाहर के जो गेटवेज होते थे ना, उसके बाहर का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। इसमें जो कारीगरी की गई थी पत्थरों पर, जो बहुत बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से जैसे सांची ये स्तूपा है, कोई भी है, तो इसके ना चारों तरफ से क्या होते थे, इसके चारों तरफ से ना ऐसे होते थे, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्तूपा कोई भी। ठीक है, ठीक, देखो अभी मैं क्या करती हूँ, स्तूपा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, हाँ इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना स्तूपा से, तो आप स्तूपा का स्ट्रक्चर जरूर बनाकर आना, इससे आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन बनानी है, ये क्या है, सरफेस एरिया है, इसके ऊपर ये मोल्डेड पोर्शन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस सेमी सर्कुलर माउंट पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको अंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडा कहा जाता है। इसके ऊपर एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहा जाता है,
हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। बालकनी के टाइप में है ये। हर्मिका के ऊपर जो होते हैं ना बच्चे, ये छतरी होते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में क्या होते हैं, टेम्पल में हमारे शिखर होते हैं, तो ये जो होती है ये क्या होती है? छतरी होती है। ठीक है बच्चे, क्या होती है? छतरी होती है। यानी कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के बॉडी रेलिक्स रखे गए हैं उसके ठीक ऊपर इनका जो ताज होता है उसको क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। ऐसे ही हमारे टेम्पल में जो शिखर होता है, ऊपर टॉप कुछ लगा होता है ना, उसको क्या माना जाता है? कि ये भगवान का ताज है ना। तो इस तरीके से आपको ये डिफाइन करना है। फिर इस सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने भोपाल की बेगम सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, ये दो थी, है ना, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। तो मैं यहां पर लिख देती हूं सुल्तान जहां और शाहजहां। शाहजहां, ठीक है, ये वो नहीं है, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। ठीक है, तो ये थी। ठीक है, तो इन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में काफी जो है वो डोनेशन दिया। और ये यूरोपियन जो थे वो सांची स्तूपा के ना, मतलब यहाँ पर एंटर करने के लिए क्या किया गया था? एंटर करने के लिए चारों तरफ से गेट बनाए गए थे, इस तरीके से, है ना, चारों तरफ से गेट बनाए गए थे। ठीक है, और चारों तरफ से गेट बना करके क्या किया गया था? इन गेट पर ना क्या किया गया था? स्कल्पचरिंग की गई थी। मतलब स्कल्पचरिंग का मतलब होता है इनमें ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी, बहुत सुंदर तरीके से इसमें चित्रकारी की गई थी। इस चित्रकारी से, इस आर्ट से अट्रैक्ट होकर वो क्या करते हैं? यूरोपियन इनको ले जाना चाहते थे। मतलब ये जो स्कल्पचर्स हैं इनको ले जाना चाहते थे। तो इसको प्रिजर्व करने, इसको ताकि हमारे देश की धरोहर हमारे देश में ही रहे, वो वापस किसी, मतलब किसी और कंट्री के लोग उसको ना लेकर जाएं, खास करके यूरोपियन। तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने क्या किया था? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने उसको एज इट इज पीओपी का बनवा करके यूरोपियंस को दिया। यूरोपियन तो खुश हो गए क्योंकि उनको तो वैसी ही चीज मिल रही है, चाहे वो डुप्लीकेट है, फोटोकॉपी है, चाहे वो ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल तो हमारी थी ना। तो उनकी फोटोकॉपी बना करके, पीओपी का बनवा करके एज इट इज उनको वो स्कल्पचरिंग जो भी मूर्तियां वो जो बनी हुई थी उसके गेट पर एज इट इज दी और वो लेकर है। इस तरीके से हमारे देश की धरोहर हमारे देश में रही। और क्या किया गया था? इसके अलावा सांची स्तूपा इज अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ द अर्लीस्ट टाइम। इसमें इंडिया के अर्लीस्ट टाइम का पता चलता है कि ये जो स्तूपा बने हुए थे वो कैसे बने हुए थे। आज भी है वहां पर, हालांकि वो थोड़ा सा टूट फूट गया है, लेकिन आज भी उस टाइम में किस तरह की आर्ट और कल्चर के थ्रू लोगों को जो है वो समझाया गया है, किस तरह का आर्ट कल्चर पहले भी इंडिया का रहा है, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि यार इतने टाइम पहले, हजारों साल पहले भी इंडिया में ऐसे चित्रकार थे, ऐसे आर्टिशियंस थे जो इस तरह की कला को जानते थे। तो इस तरीके से आपको बस उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदू, यही क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, यही सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया था पौराणिक हिंदुइज्म वाला, जाकर के उसको देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द ओपेग एंड द फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब ओपेग एंड द फॉल, अब आपको बताना है कि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या इसके पीछे रीजन थे, क्या कारण थे, तो वो सब बताना है। देखो, विजयनगर पर आपको स्टार्टिंग क्या करनी है? विजयनगर जो है वो साउथ का एक सबसे प्रॉस्पर स्टेट था, है ना, साउथ का सबसे प्रॉस्पर, सबसे ब्यूटीफुल स्टेट था विजयनगर। तो विजयनगर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? विजय का नगर, है ना, विजय का नगर। ठीक है, तो विक्ट्री ऑफ, सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, विजयनगर का। उसके बाद विजयनगर पर टोटल 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। कौन कौन से? मैंने अभी बताया था, SSTA। ठीक है, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी के 2 ब्रदर थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? संगम डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे और इन्होंने ही विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। कब? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ठीक है, सेंचुरी बता देती हूँ, 14th सेंचुरी, लेकिन ईयर आप मुझे लिखकर बताओगे। ठीक है, तो उन्होंने विजयनगर एम्पायर को क्या किया? स्टैब्लिश किया था। तो ये तो हम पहले उसको थोड़ा सा राइज होना या वो कैसे स्टैब्लिश हुआ, थोड़ा सा उसकी कहानी बताएंगे। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? इसकी कैपिटल हम्पी थी। इसकी कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। हम्पी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो हम्पी का मतलब, ये हम्पी नाम कैसे पड़ा? तो उसके लिए जो वहां की जो लोकल मदर गॉडेस थी जिनका नाम था पंपा देवी, इन पंपा देवी के नाम से ही, ठीक है, ये होगी आपकी पंपा देवी। पंपा देवी के नाम से इसका नाम क्या पड़ जाता है? हम्पी पड़ जाता है। ठीक है, क्या पड़ जाता है बच्चे? हम्पी पड़ जाता है।
तो विजयनगर के जो सबसे पावरफुल रूलर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कृष्णदेवराय। ठीक है, क्या नाम था? कृष्णदेवराय। ये विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर थे और इन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक इन्होंने रूल किया, और जब तक इन्होंने रूल किया तब तक कोई दुश्मन विजयनगर पर आंख उठाकर नहीं देखता था, है ना। इतने पावरफुल रूलर थे, और इन्होंने ही क्या किया था? रायचूर के दोआब को क्या किया था? विन किया था। रायचूर का दोआब एक ऐसा एरिया था जो कि दो नदियों के बीच का एरिया था। तो यहाँ पर कृष्णा रिवर थी और यहाँ पर क्या थी? तुंगभद्रा रिवर। इन दोनों रिवर के बीच का एरिया क्या कहलाता था? रायचूर दोआब कहलाता था। इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, क्योंकि जो रिवर वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, काफी सारे मिनरल्स उसके पानी में होते हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत अच्छा निकलता था। तो जो बाकी के राजा थे इन पर क्या करते थे? बाकी के राजा थे इन पर इसको अटैक करके और इसको हथियाना चाहते थे। ठीक है, कोशिश भी की गई। इसके कृष्णदेव के राय के रहते ओडिशा के रूलर्स थे जिनको गजपति कहा जाता है, और साथ साथ में जो अहमदाबाद थे, विजयनगर थे, तो इनके जो पड़ोसी राज्य थे वो इस रायचूर दोआब को कब्जा करने के लिए उन्होंने कई बार इस पर अटैक भी किया, लेकिन सब लोग फेल हो जाते थे, वो कृष्णदेव राय से हार जाते थे। तो जब तक कृष्णदेव राय रहा तब तक तो सारी चीजें चलती रही। फिर जब कृष्णदेव राय के बाद में जो एक उनका चीफ जो प्रधान सेनापति था जिसका नाम था रामा राय, ठीक है, जिसका नाम क्या था? रामा राय था। तो इस रामा राय के आने के बाद, रामा राय के पास भी तो ये रायचूर दोआब होगा ना, तो इन्होंने क्या किया? अपने जो पड़ोसी देश थे, कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और डेक्कन जो सुल्तान थे, इन चारों को आपस में कॉन्स्पिरेसी का शिकार बना दिया। आपस में तीनों चारों को भिड़वा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। जल्दी उनको पता चल जाता है कि ये तो हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहता है और खुद फायदा उठाना चाहता है। तो चारों ने मिलकर के क्या किया? एक संगठन बना दिया, यानी कि एक जो है वो कोलैबोरेशन कर लिया कि हम चारों मिलकर के हम क्या करेंगे? इस कृष्णदेव राय को हरा देंगे। 1565 में एक बैटल होता है जिसका नाम था तालीकोटा का बैटल। जिसका नाम क्या था बच्चे? तालीकोटा बैटल। ठीक है, तो इस बैटल में रामा राय एक तरफ था और दूसरी तरफ कौन थे? डेक्कन के सुल्तान थे, ठीक है, बीजापुर थे और गोलकुंडा थे और अहमदनगर थे। इन चारों के राजाओं ने मिलकर रामा राय को डिफीट कर दिया। जैसे वो डिफीट हुआ तो ये जो जितना भी विजयनगर एम्पायर का जो राज्य था वो सारा का सारा इनमें बट जाता है, और इस तरीके से विजयनगर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, बस इसको आपको डिफाइन अपने तरीके से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब ये हमने कर लिया ना, तो आप चाहो तो इसको भी कर लेना, चाहो तो उसको कर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे? एग्जामाइन द रीजन ऑफ द एंड आउटकम ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि बहुत बार ये कल भी हमने जो पेपर किया था आपका पीवाईक्यू किया था उसमें भी सॉल्ट मार्क पूछा गया था, आज भी पूछा गया। तो देख सकते हो ना कि किस में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया। अभी तक हमने 2 पेपर किए हैं, तो दोनों में ये सॉल्ट मार्क भी पूछा गया है, विजयनगर के बारे में पूछा गया है, तो आइडिया तो लग ही जाएगा आपको, है ना। तो क्या करेंगे? एग्जामाइन द रीजन एंड द आउटकम। तो क्या सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह के पहले तो हम क्या करेंगे? रीजन बताएंगे। ठीक है, इसके क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो कारण बताएंगे और साथ में इसके परिणाम, इसके जो रिजल्ट निकला वो क्या था, वो सारी बताएंगे। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? तो देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया हुआ था? सॉल्ट पर एक कानून बनाया हुआ था, सॉल्ट पर एक लॉ लगाया हुआ था, दैट सॉल्ट टैक्स जिसको बोला जाता है। तो ये जो सॉल्ट होता है वो सभी की क्या, सभी इसको यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ठीक है, रिच है, पुअर है, या फिर कोई भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी को नमक चाहिए होता है। और नमक जो एक बहुत ही एसेंशियल जो हमारा फूड आइटम होता है, इसके बिना अगर मम्मी सब्जी बना देती है तो आप भी देखते हो ना कि मम्मी ने कई बार सब्जी में नमक नहीं डाला है, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी सब्जी में नमक नहीं डाला, बहुत मीठी मीठी सी लग रही है, एकदम टेस्ट लग रही है, नहीं खाना, आज तो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। तो आप ये सोचो नमक जो होता है वो कितना एसेंशियल पार्ट होता है हमारे फूड आइटम का, है ना। और नमक जैसी चीज पर अगर उन्होंने टैक्स लगाया है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वाकई में ये इनजस्टिस है। इंडिया के हर कोई, यानी कि इंडिया के सभी लोग इससे नाखुश थे कि ये जो सॉल्ट टैक्स है वो हटना चाहिए। ठीक है, तो इस सॉल्ट टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च, ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, कहां से? साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में
इस दांडी यात्रा को स्टार्ट किया। ठीक है, दांडी यात्रा कह लो, ठीक है, दांडी मार्च कह लो, सॉल्ट सत्याग्रह कह लो, ये सारी चीजें एक ही हैं, सब में इंक्लूड होना है। ठीक है, तो दांडी मार्च स्टार्ट किया। अब ये दांडी मार्च क्यों स्टार्ट किया था, क्या होता है दांडी मार्च, मतलब कि नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने एक मार्च पास किया, यानी कि पैदल यात्रा की। इस यात्रा को दांडी मार्च या दांडी यात्रा कहा जाता है, जो कि दांडी तक पहुंचना था। और ये दांडी कब पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल, कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। और दांडी क्या है बच्चे, ये कोस्टल एरिया है। ये क्या है, ये कोस्टल एरिया। इस कोस्टल एरिया में यानी कि ये समुद्री इलाका होता है जो समुद्र के पास में है ये, और वहां पर जाकर के गांधी जी ने क्या किया, एक छोटे से एरिया में क्यारियां बनाई इस तरीके से, और उसमें ये जो सॉल्टी वाटर है, ठीक है, ये जो सी वाटर है, इसमें इसको स्प्रेड किया। तो ऐसे ऐसे स्प्रेड हो गया। तो उसके बाद ये जो है धूप में जो सन ड्राइड होने के बाद में सुबह से शाम तक ये पानी रहा, और सन की गर्मी से, सन की हीट से ये पानी तो वैनिश हो जाता है, वाटर तो वेपरेट हो जाता है, और ये नमक नमक नीचे रह जाता है। तो उन्हीं की कंपनी के सामने इस अपने नमक को बना करके और सारी चीजों को क्या कर दिया गया, इस लॉ को ब्रेक कर दिया गया। अब हर इंडियंस को देखो, पहले जो मना किया गया था कि कोई भी अपने घर में सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन अब इनकी सहायता से ये सॉल्ट मार्च जब सक्सेसफुली जो है वो सक्सेसफुल हो गया था, तो अब घर घर में क्या करने लगे, नमक बनाने लगे। अब उनको नमक खरीदने के लिए उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा ब्रिटिशर्स के लिए। क्या आप सोचते हो कि ब्रिटिशर्स ने क्या गांधी जी को अरेस्ट करने की क्या कोई भी, या इसको सरप्रेस करने की क्या कोई कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, है ना, लेकिन ये जो यात्रा थी वो रुकी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब इंडियंस को थोड़ा सा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गया था कि अब इंडिया जो है वो रुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है अपनी फ्रीडम को लेकर के, है ना। और ये धीरे धीरे एक के बाद एक जो है वो जो मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो उनकी जड़ें जो है वो डे बाय डे कमजोर होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या था बच्चे, सॉल्ट के रीजन थे। ठीक है, तो अब अभी तक हमने रीजन पढ़े। तो इसका आउटकम क्या था, तो इसका आउटकम हम क्या लिख देंगे, इसके आउटकम में यानी कि इसके रिजल्ट में हम लिख देंगे कि पूरी दुनिया की नजरों में अब इंडिया आने लगा था। यानी कि अब पूरी दुनिया वेट करती थी कि गांधी जी का या फिर इंडियंस का अगला स्टेप क्या होगा, है ना। तो पहले तो इंडिया को बहुत कम जानते थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज से जो कि ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने वाला था, ठीक है, तो सारी दुनिया की नजर इंडिया पे पड़ गई थी, है ना। दूसरा ये कि पहली बार फर्स्ट टाइम विमेन की पार्टिसिपेशन को इस में देखा गया था, इस सॉल्ट सत्याग्रह में, क्योंकि पता है कि विमेन को ज्यादा पता होता है कि नमक की वैल्यू क्या होती है, सॉल्ट की वैल्यू क्या होती है ना, कंपैरेटिव टू मैन के, क्योंकि वो किचन में ज्यादा काम करती है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैन नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ज्यादा करती है, तो उनको इनकी वैल्यू ज्यादा पता थी। तो वो कहते हैं कि अभी तक हमने किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, उनके सजेशन से, उनकी एडवाइस से गांधी जी को बोला गया कि मतलब महिलाओं को भी आगे आने दिया जाए, जिससे कि हम ये और जोर शोर से और बहुत ही बड़े लेवल पर हम इस सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च कर सकते हैं। और सॉल्ट सत्याग्रह तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें पहली बार महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी देखी गई थी। ठीक है, विमेन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, विमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब क्या आ जाएगा कि अब उनको भी लगने लगा था कि ज्यादा दिन तक अब हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। तो 1930 की बात है, 47 तक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लग गया था कि यार जब इंडिया वाले अपने पे आते हैं ना, तो वो अपनी करके दिखाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करोगे, इसके लिख दोगे पॉइंट्स बना करके। एग्जामाइन द कॉजेज। अब देखो, ये क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने कल भी कराया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने कल भी कराया था। तो क्या करोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट को ध्यान से अच्छे से पढ़कर जाओगे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में कल भी क्वेश्चन हमने किया था, आज भी किया है, तो हो सकता है जब मैं अगली बार लेकर आऊं तो सेम एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो पिछले पेपर में भी आ चुका है, इस पेपर में भी आ चुका है, तो वाकई में ये क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ गए हमारे क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, उसको पढ़ना होता है अच्छे से पैराग्राफ को, और फिर उसके बाद इसके आंसर्स देने होते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन को एज इट इज आप लिख दोगे। जैसे इसमें बताया गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था। लड्डू सा क्वेश्चन है ना, तो लड्डू से क्वेश्चन का लड्डू से जवाब देना है। अब क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, आगे करेंगे हम ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन आपसे सोर्स बेस्ड पूछे जाएंगे। ठीक है,
और तीनों ही क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको इसका आंसर देना है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। तो ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ऑन द पेज नंबर 23 लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है। तो आपका ये 3 मार्क्स का होगा। तो दूसरा क्वेश्चन मैप का पूछा जाएगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। मथुरा आपको प्लेस करना है, जो कि अशोका, प्लेस ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन। तो मथुरा को कहां पर प्लेस करना है, यूपी के अंदर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राजगिर, जो कि मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, ठीक है। तो आप उसको राजगिर को, जो कि बिहार में, ठीक है, उसको आप कर दोगे। फिर बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल हो जाएगी, जिसको आज के पटना के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद चंद्रगिरी, वेस्टर्न अराविदु डायनेस्टी रूल्ड, या फिर आपको करना है दिल्ली को करना है। तो या तो इसको करोगे या इसको कर दोगे, तो दिल्ली को कर दोगे, ज्यादा ईजी रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, वो मार्क करके दिया होगा ए और बी में, ठीक है, ए और बी करके मार्क दिया होगा। ऑन द सेम मैप द 2 सेंटर्स रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। बच्चे हर बार ये 1857 के रिवोल्ट से हर बार आपका मैप क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस चैप्टर को, रिबेल्स एंड राज को, चैप्टर 11 को अपनी बुक से जरूर से रीड आउट करके जाइएगा, खास करके मैप को। तो 5 नंबर तो आपके वैसे पक्के हो जाने हैं। तो इसमें बताया गया है कि 2 सेंटर्स दिए हैं, ए और बी मार्क करके दिया है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको बताना है, ठीक है। ये रहा आपका मैप, ठीक है। तो मैप में क्या करेंगे, हम मैप में देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ए बी है। तो ये आपका क्या है, ये हरियाणा है, ठीक है। और ये क्या है, आपका दिल्ली है। तो जो हमें दिल्ली से पूछा गया था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मुगलों की राजधानी कौन सी थी, ये कल भी पूछा गया था। तो ये क्या होगी, आपकी दिल्ली हो गई, ठीक है। ये क्या होगी, दिल्ली हो गई। और जो पटना था, मतलब पाटलिपुत्र था, राजगिर, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राजगिर था, ठीक है, राजगिर, राइट। तो ये कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है, बिहार में है। ये स्टेट कौन सा है, बिहार है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी में, बी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जो कि क्या है, 1857 का रिवोल्ट है। और ये क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, झांसी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, झांसी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये ए में क्या पूछा गया था, 1 मिनट मुझे देखने दो, क्वेश्चन देखने दो। ए में क्या पूछा गया था, ए में पूछा गया था आपका कि आपको 2 सेंटर्स दिए हुए हैं 1857 के रिवोल्ट का, आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। दिल्ली हमने कर दिया है, राजगिर कर दिया है, मथुरा करना है, ठीक है। तो वो क्या था आपका, मथुरा। मथुरा कहाँ पर प्लेस करोगे, आप करोगे कहाँ पर, यूपी के अंदर, ठीक है। तो यूपी के अंदर आप मथुरा पेस्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है, सारी चीजें बतानी है, ठीक है। ये आपका यूपी है, ठीक है। और यूपी में क्या कर दोगे, मथुरा कर दोगे। क्लियर बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सारी चीजें उसमें आइडेंटिफाई करते हुए चलोगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और सारी चीजें समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। तो आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं बीच में, उनका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब आप जैसे आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, वैसे ही आपको CUT का एग्जाम प्रिपेयर करना होगा। तो इससे पहले मैंने क्या किया था, एक वीडियो आपको बनाकर दी थी कि जिसमें कि CUT के एग्जाम डेट भी बता दी गई है कि कब से कब तक होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कब से कब तक जो है वो ओपन रहेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब बच्चों के अंदर ना खलबली मच चुकी है, दिमाग में उथल पुथल मच रही है कि CUT जो है वो जस्ट आपके ठीक बोर्ड एग्जाम के बाद आएगा। तो फिर हम बोर्ड एग्जाम के बाद तो तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं CUT के एग्जाम के लिए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे बच्चों, आपको क्या करना है कि अगर एक सही अच्छी गाइडेंस के साथ में, अच्छी प्रिपरेशन के साथ जब आप आओगे ना, जाओगे अपने दोनों एग्जाम में, तो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो आपको विन करवाएगा। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको उसकी पर्टिकुलर नॉलेज होगी, है ना। तो जितनी अच्छी नॉलेज लेकर जाओगे, तभी आप इस बड़े से एग्जाम को, CUT के बड़े से एग्जाम को, जिसमें 25 लाख स्टूडेंट जो है इस बार आपका जो है CUT का एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 25 लाख बच्चों में से आप किस तरह से अपने आप को आगे निकालोगे। सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता, और वो है नॉलेज का, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अगर अच्छी से तैयारी करके जाना चाहते हो, तो आप आ सकते हो कहां पर, आप आ सकते हो हमारे किसमें, आप आ सकते हो हमारे साथ अड्डा 24/7 के, किस पर, अड्डा 24/7 के महापैक के साथ में, जिसमें हम करेंगे क्या, एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो अड्डा 24/7 आपको सर्च
पे क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। तो जैसे आपने अड्डा 24/7 टाइप किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वर्नाकुलर ऐप। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्कूल पे क्लिक करना है, तो दोनों में आपको मिल जाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट के स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका श्रेष्ठा 2.0 है, तो चाहो तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हो, चाहो तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। इस महापैक का सबसे बड़ा फायदा है कि सारे बैचेस का एक्सेस आपको फ्री मतलब मिल जाएगा। तो सारे बैचेस, ये जो सिंगल बैचेस है, ये सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे महापैक के अंदर, है ना। तो महापैक में जो है वो सीयूटी के एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप परचेज करो महापैक को परचेज करना बच्चे, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम की बल्कि आपको सीयूटी की प्रिपरेशन भी यहीं से करवाई जा रही है। तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में दोनों में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, साथ में अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, कहते हैं ना कि उनके ड्रीम के साथ साथ में आप अपना तो पूरा करोगे ही, साथ में आपका जो टॉपर बनने का सपना है वो आपका यहीं से पूरा हो सकता है। तो आपको भी पता है कि अड्डा 24/7 का रिजल्ट सीयूईटी में कैसे आता है, कि बोलता है ना। तो आपको क्या करना है, आज ही जाकर एनरोल कर लो इसमें। बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके क्या करना है आपको एक कूपन कोड में बता रही हूँ, बस वो कूपन कोड लगा देना Y489 कूपन कोड लगा देना, अप्लाई कर देना। इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कितने का मिल गया बच्चे आपको, वो पूरा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको 17% का, ठीक है। तो ये आप कूपन कोड याद रखिएगा, ठीक है। और इससे क्या करोगे, आप एक कंप्लीट नॉलेज लेकर जाओगे, अच्छी प्रिपरेशन लेकर जाओगे, जिसमें कि आप साथ में लाइव इंटरेक्शन तो होगा ही, डाउट सेशन भी आप साथ साथ में ले सकते हैं, साथ में आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं, पीडीएफ मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। मतलब जो चीजें आप बाहर से खरीदोगे वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल रही है। ऑफलाइन ट्यूशन लगाओगे बेटर है कि ऑनलाइन पढ़ लो, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक है। अभी स्कूल आपको रिलीज कर देगा, फिर बैठे क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। कहीं ऑफलाइन ट्यूशन भी लगाओगे, वहां जाकर आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि तुम अपनी पढ़ाई को वो टाइम दो, है ना। तो एक अच्छी प्रिपरेशन लेकर जाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करो इस महापैक को और मेरे साथ, ठीक है। हिस्ट्री में या पॉलिटी में या ज्योग्राफी में जो फुल स्कोर करने का सपना जो है वो पूरा करो, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।